हेलो गाइस। चलते हैं जी अपनी पांचवी वीडियो की तरफ। अभी तक 4 सेशंस का मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं। पहले वाले 4 सेशंस के अंदर हमने एबीपीआई को स्क्रैच से स्टार्ट किया था। सीएलआई से नया प्रोजेक्ट बनाया था और उसने प्रोजेक्ट का सारी हायरार्की हमने चेक की थी और फिर हमने उसकी डीबी वगैरह जनरेट करके स्वैगर तक पहुंच चुके थे। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको इसका वर्किंग सेशन की तरफ लेके जाऊंगा, जिसके अंदर हम एक न्यू एंटिटी से स्टार्ट करेंगे और फिर उस न्यू एंटिटी से हम लोग CRUD ऑपरेशन जनरेट करेंगे। ये सारे का सारा फ्लो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो की तरफ, जहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह नई एंटिटीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये होता है कि हमें एक मॉडल क्लास बनानी है। मॉडल क्लास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो डोमेन का प्रोजेक्ट होता है, उस डोमेन के प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक क्लास बनानी होती है और वो क्लास हमारी एक मॉडल के तौर पर बिहेव करेगी, जिसके बेस करते हुए हम अपनी डेटाबेस की एंटिटीज़ बनाएंगे, डेटाबेस का टेबल बनाएंगे और फिर उसके साथ अपनी रिपोजिटरीज वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आगे लेके जाएंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन एलेबोरेट कर देता हूँ। हमें एक फ़ोल्डर बनाकर डोमेन प्रोजेक्ट के अंदर वहाँ पर अपनी एंटिटी को रखना है, उस क्लास को रखना है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी-सी बारीकियाँ हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मॉडल हमारा बनता है, उस मॉडल के ऊपर हमारी सारी रिपोजिटरी बेस करेगी। उसी मॉडल के ऊपर हमारे ऑडिटिंग सारी की सारी जो है वो बेस कर रही होगी। तो उसके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने एक एग्रीगेट रूट की क्लास है, उस क्लास से अपनी इस क्लास को इनहेरिट कराना है। और इस की का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो भी हमारी की बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, उसको आप जीओआईडी कर सकते हैं, इंट कर सकते हैं, जो आप करवाना चाहें वो कर सकते हैं। तो लेकिन जब भी आप एग्रीगेट बनाओगे तो एग्रीगेट के साथ आपको लिखना है कि आप किस किस्म की बनाने जा रहे हो। उसके बाद जब ये हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी रिपोजिटरी जो है ना वो इनेबल हो जाती है। अदरवाइज़ अगर हम ये नहीं लगाते तो ना ही हमारी ऑडिटिंग चलती है और ना ही हमारी रिपोजिटरी जो है ना वो वर्क करती है। एक और बात, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितनी भी हमारी एंटिटीज़ बनेंगी, उन एंटिटीज़ में हम एक आईडी का कॉलम या किसी भी किस्म की आइडेंटिटी बना के खुद रखते हैं, लेकिन एबीपीआईओ ऑटोमेटिकली एक आईडी कॉलम खुद ब खुद जनरेट करता है। उस आईडी कॉलम की बेस के ऊपर इसने सारे ऑपरेशन करवाने होते हैं। तो आप क्या करोगे, जब अपना मॉडल बना रहे होगे तो उस मॉडल को आपने सिंपल अपनी प्रॉपर्टीज़ ही उसके अंदर बतानी है, आईडी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको दिखाऊंगा, वो आईडी ऑटोमेटिकली जो है ना वो जनरेट हो जाएगी और जो आपने उसको डाटा टाइप इसकी बताई होगी उसकी बेस के ऊपर वो एंटिटी बना देगा। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं, एग्रीगेट रूट और जो आपकी की है उससे इनहेरिट आपने लाजमी करवाना है, अदरवाइज रिपोजिटरी और ऑडिटिंग नहीं चलेगी और आईडी कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक न्यू एंटिटी की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। ये भी आपको प्रोजेक्ट के ऊपर भी जाके दिखाऊंगा। ये मेरी डोमेन है, डोमेन के अंदर मैंने एक क्लाइंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर मॉडल और मॉडल के अंदर फिर मैंने एक क्लाइंट रख दिया है। अब अगर आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो वो उसको मैंने इनहेरिट करवाया हुआ है एग्रीगेट रूट और फिर जीओआईडी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरी जो आईडी बने वो जीओआईडी ही बननी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखो तो सिंपल फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस है, कोई मैंने की नहीं रखी। अगर आप लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क में पहले काम किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम कोड फर्स्ट की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, तो हमें की का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। उससे पता चलता है कि हमारा कॉलम जो है ना ये हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मॉडल ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद जब आप ये काम कर चुके होते हो तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने उस एंटिटी की इम्प्लीमेंटेशन अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट के अंदर करनी होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास मॉडल बन गया है, उस मॉडल की बेस के ऊपर हमने एंटिटी को भी तो बताना है ना कि एंटिटी फ्रेमवर्क का ये मॉडल है और इस मॉडल की बेस के ऊपर माइग्रेशन जनरेट कर दो। तो वो हम ये करते हैं कि हम
अपनी एंटिटी के प्रोजेक्ट में अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर हमें क्या करना है कि हमें डीबी सेट, ये नॉर्मल ऐसी है जैसे हम नॉर्मली एंटिटी फ्रेमवर्क में काम करते हैं, डीबी सेट अपने मॉडल का नाम और यहाँ पर प्लूरल चलता है, आप वैसे ही उसको फॉलो करें और एक उसका गेटर सेटर बना दें। उसके बाद नीचे मॉडल क्रिएशन होती है, वहाँ पर जाकर हमें क्या करवाना है कि बताना है कि ये एंटिटी किस टेबल के ऊपर मैप होगी। ये टेबल ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस के अंदर बनेगा जब हम इसकी माइग्रेशन रन करेंगे। तो हमने 2 स्टेप्स कर लिए, हमारा मॉडल रेडी हो गया, एग्रीगेट रूट के साथ हमने उसको जीओआईडी बता दी और फिर हम अपने जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क के उसमें चले गए हैं, प्रोजेक्ट के अंदर चले गए और वहाँ पर जाकर हमने उसको डीबी सेट और साथ ही साथ उसको टेबल बता दिए। तो यहाँ तक की चीज़ें मैं पहले आपको जाके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा कि जी ये हमारा एग्रीगेट रूट मैंने रखा हुआ है और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस मैंने मॉडल बता दिया है और इसी तरह ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क का टेबल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारा डीबी कॉन्टैक्ट्स, आप डीबी कॉन्टैक्ट्स में जाओगे, इस डीबी कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमने सारी की सारी एंटिटीज़ को या अपने मॉडल्स को मैप करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो लाइन नंबर 54 के ऊपर, तो ये मैंने यहाँ पर उसको बता दिया है कि मेरा डीबी सेट ये होगा और फिर हमने ऑन मॉडल क्रिएशन के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर हमने इसको बताना है कि ये जो हमारा मॉडल बनने जा रहा है ये किस टेबल के ऊपर मैप होगा, क्योंकि यहाँ पर इस नाम से टेबल डेटाबेस के अंदर बन जाएगा जब मैं इसकी माइग्रेशन रन करूँगा। तो जब ये हमारे 2 काम हो चुके होते हैं तो तब हमारा तीसरा काम होता है कि इसकी माइग्रेशन को चलाना है। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पर जाकर और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हम चलाते हैं किस तरह है। तो जब ये काम हो चुका होता है तो फिर हमें क्या करना है कि हमें टूल्स में जाकर नेविगेट पैकेज मैनेजर के अंदर वहाँ पर कंसोल, हमारे पास कंसोल अवेलेबल हो जाती है, आप इसको जाके ओपन करो तो कंसोल ओपन हो जाएगी। जैसे ही कंसोल ओपन होती है तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। जैसे ये विंडो ओपन होती है तो इसमें भी कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जहन में रखें बिफोर रनिंग द पैकेज, ताकि आप लोगों को पता हो, पैकेज नहीं बिफोर रनिंग द कमांड्स, क्योंकि यहाँ पर हम माइग्रेशन रन करने जा रहे हैं ताकि हमारा वो मॉडल जो है वो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर दे। उसके लिए क्या करना है कि आपने, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग यहाँ पर फंसे भी होते हैं कि जी वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा उसको, तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप यहाँ से उसकी डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करवा लें एंटिटी फ्रेमवर्क का। जब आप यहाँ से करवा चुके होते हो तो यहाँ पर पीएम के अंदर आप जिस तरह के डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर आप डायरेक्टरी करते हो वहाँ डायरेक्टरी करो, सीडी करके उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाओ। जब आप उस फोल्डर में चले जाओ जिसको ये बेस कर रहा है, वहाँ जाके जो भी आप कमांड रन करोगे तो वो रन होनी शुरू हो जाएगी। बाज़-औक़ात हम अपनी कमांड में भी उसको बता सकते हैं कि हमारा कौन सा डीबी कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन ये ईज़ी वे ये है कि आप यहाँ से सीडी करके और उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ और उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आपके पास पहुँच जाओगे तो एट दैट लेवल आप उसके ऊपर जो भी कमांड रन करोगे वो कमांड रन हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, कमांड रन करनी है। अब देखें, हमारी डेटाबेस को तो नहीं पता ना कि हमारा कौन सा मॉडल बना है, एंटिटी फ्रेमवर्क को भी नहीं पता क्योंकि उसको तो अभी हमने बता दिया, लेकिन उसको माइग्रेशन का अंदाज़ा नहीं है। तो उसके लिए हमें 2 कमांड्स रखवानी है, 2 कमांड चलानी है रादर, .NET EF माइग्रेशंस ऐड, आगे आपकी जो भी आप माइग्रेशन का नाम रखना चाहते हो आप वो रखवा सकते हो। ये पहला काम क्या करेगा, ये आपकी डेटाबेस का स्क्रिप्ट जनरेट करेगा। पहले मैं आपको ये पॉइंट दिखाता हूँ फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क के जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर माइग्रेशंस के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर एक इनिशियल माइग्रेशन है। आप लोगों को पहले सेशन में मैंने बताया था कि जब हमारा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो कुछ इनिशियल माइग्रेशंस होती हैं, इनिशियल टेबल होते हैं, वो यहाँ पर पड़े हुए होते हैं, वो सारी माइग्रेशन यहाँ पर पड़ी हुई है। ये है हमारा क्लाइंट टेबल्स के नाम से जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये मैंने एक माइग्रेशन बनाई हुई है और ये इसका एक स्नैपशॉट होता है कि कौन-कौन सी माइग्रेशन चल गई है, कौन सी नहीं। तो ये वाली फ़ाइल आपको एंटिटी फ्रेमवर्क में हर जगह मिल जाएगी। तो मैं अगर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। जब आप इसको क्लिक करके ओपन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक अप और एक डाउन का। डाउन होता है कि हमने कोई ना कोई टेबल ड्रॉप करना है, कोई अपडेशन करनी, कोई इस किस्म के काम करने, तो वहाँ पर होते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन अभी आप अगर अपनी माइग्रेशन को देखो तो वो कहता है नाम क्या होना चाहिए, क्लाइंट, ठीक है। ये कॉलम कौन-कौन से होने चाहिए, अगर आप थोड़ा-सा गौर करो, मैंने तो वहाँ पर अपने मॉडल के अंदर उससे 3 चीज़ें बताई थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस।
जबकि आप अगर गौर करो तो उसने आईडी का कॉलम खुद ब खुद बनाया है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा उसने 2 और कॉलम बनाए हैं जो कि मेरे मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं थे। एक था एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के नाम से और एक है कंकरेंसी स्टैम्प के नाम से। तो ये 3 कॉलम वो खुद बनाता है, आईडी वो मेंटेन करेगा। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ये एक जेसन कॉलम बनता है तो वो वार्चार मैक्स है, लेकिन इसके अंदर जेसन वैल्यूज होती हैं और इसको पार्ट्स करने का तरीका का पीआई ने प्रोवाइड किया। कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आप अगर कोई मेटा डाटा यानी कि डाटा अबाउट द डाटा हो तो उसको आप यहाँ पर रखवा सकते हो। और ये जो कंकरेंसी स्टैम्प है ये एक स्टैम्प बनती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि जब आप कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो उसकी एक स्टैम्प बन जाएगी। अच्छा, अब उस स्टैम्प का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अपडेट करने जाओगे तो अपडेट करते हुए आपको ये कंकरेंसी स्टैम्प साथ भेजनी है। अगर आप अपडेट करते हुए कंकरेंसी स्टैम्प साथ नहीं भेजते और वो स्टैम्प आपस में मैच नहीं करती, दो कि हम डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे होंगे, अभी भी मैनेज कर रहा होता है, तो वो आपको एक्सेप्शन दे देगा, वार्निंग दे देगा कि आपकी कंकरेंसी स्टैम्प जो स्टैम्प डेटाबेस में पड़ी हुई है उससे मैच नहीं कर रही, तो इट मीन्स समबडी ऑलरेडी अपडेटेड दैट रिकॉर्ड और स्टैम्प डजंट एग्जिस्ट। इस तरह करके आपको मैसेज दे देगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि वो जो कंकरेंसी होती है, 2 बंदे एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो वो उस काम से हम अवॉइड कर देंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने फंक्शनैलिटी दी हुई है। तो मैं दोबारा पीपीटी के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये जैसे ही हम माइग्रेशन रन करेंगे, अपडेट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और फिर जब हम अपडेट करेंगे हमारा डेटाबेस टेबल बन चुका होगा। तो जैसे ही हमारा डेटाबेस टेबल बन चुका है, तो ये मैंने थोड़ा-सा वही एक्सप्लेन किया जो भी आपको मैं दिखा रहा था। आईडी कॉलम खुद बनाया गया है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ ये जेसन फॉर्मेट के अंदर होती हैं और कंकरेंसी मैंने समझा दी है कि जब भी आप कोई भी अपडेशन पे जाओगे तो कंकरेंसी स्टैम्प आपको देनी पड़ेगी। और अगर डेटाबेस की बात करें तो वो टेबल ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और ये देखिएगा उसने खुद ब खुद उससे प्राइमरी की भी बना दिया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने ऐड किए थे और ये 2 फील्ड उसने ऐड कर दिए। तो जैसे ही हमारी एंटिटी मुकम्मल हो चुकी होती है तो इसका मतलब है अब नाउ वी आर गुड टू गो। हमारी एंटिटी फ्रेमवर्क और मॉडल का काम मुकम्मल हो गया। फिर हम जाएंगे अपने डीटीओ क्रिएशन की तरफ, डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट की तरफ। तो डाटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे हम डाटा गेट करेंगे और डाटा गेट करके फिर हम उसको जो है वो अपने डेटाबेस की तरफ भेजेंगे। अब इसमें भी एक पॉइंट है जो भी आपको मैं लोगों को समझा देता हूँ। ये जितने भी डीटीओज होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के टेबल के अंदर सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। एप्लीकेशन डॉट कॉन्ट्रैक्ट में डीटीओ का एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उस फोल्डर के अंदर आप जनरेट करवा दोगे। अच्छा, इसमें की पॉइंट ये है कि आपने इसको भी इनहेरिट करवाना है एंटिटी डीटीओ से और वो जो आपकी प्राइमरी की है वो यहाँ पर आपने वो देनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स बने थे हमने तो नहीं बनाए, लेकिन जब आप ये डीटीओ को लेके जाओगे, डीटीओ के साथ मैप करवाओगे तो वो एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और उनमें डाटा ट्रांसफ़र यानी कि कंकरेंसी में मैप हो जाएगा, आईडी में मैप हो जाएगा। तो हमें वो खुद ब खुद वो कॉलम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाकर जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप देखो ये डीटीओ मैंने बनाया हुआ है और डीटीओ के साथ ही मैंने एंटिटी डीटीओ भी लगा दिया हुआ है। ठीक है जी। तो डीटीओ हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक इंटरफेस बना लेना है। बल्कि इंटरफेस से पहले मेरा ख्याल है कि मैंने पीपीटी के अंदर आपको मैपर्स बताया मैं, तो पहले मैं मैपर्स की तरफ जाता हूँ। तो ये हमारा डीटीओ बन गया, ये हमारा मॉडल बन गया। तो इन दोनों ने आपस में बातें किस तरह करनी है, आपस में इन्होंने डाटा कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए मैंने अपने पहले सेशन में बताया था आपको कि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर प्रोफाइल होता है, ऑटो मैपर प्रोफाइलर। आप इसमें जाओगे, ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो रहा है प्रोफाइल से। इसके अंदर आप जाके अपना क्रिएट मैप करोगे। जब आप क्रिएट मैप करोगे तो यहाँ पर बताओगे आपका डीटीओ कौन सा है और किस मॉडल के साथ मैप होना है। यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जिसके अंदर हमें डीटीओ को मैप करना होता है मॉडल से और मॉडल को रिवर्स मैप करना होता है डीटीओ से। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक और नई चीज़ आप इसमें ऐड कर दें, रिवर्स मैप। तो ये दोनों तरह काम कर लेगा, इधर से इधर जा सकते हैं या इधर से इधर आ सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन की है कि आप रिवर्स मैप को इस्तेमाल करो ताकि आपको डबल काम ना करना पड़े। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं जैसे ही हमारा ये काम मुकम्मल हो चुका होता है तो फिर हम जाते हैं इंटरफेस की तरफ।
तो हमने अपनी क्लास के नाम का इंटरफेस बनाना है, आई से स्टार्ट करना है। इंटरफेस के अंदर आपने कोई इनहेरिट कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, दो के कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे, वो हम एप्लीकेशन लेवल के ऊपर कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने एक्शन रिजल्ट रिजल्ट कर रिटर्न करवाया है और ये इसके डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं। गेट लिस्ट गेट करने के लिए गेट बाय आईडी हो गया, क्रिएट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, और आप अपनी मर्जी के भी अब जितने चाहो आप बना सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वो मैनेज कर लेता है। यहाँ जब आपका इंटरफेस रेडी हो जाता है तो फिर आप जाते हो अपनी सर्विस की तरफ। इस सर्विस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता के फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ताकि आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अब आप सर्विसेज किस तरह बनाएंगे। तो गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे क्लाइंट सर्विस है। क्लाइंट सर्विस को मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि एप्लीकेशन सर्विस से जब आप उसे इनहेरिट करवा देते हो तो अब ये हमारा एंड पॉइंट बन गया है। आई एप्लीकेशन सर्विस अभी मैंने आपको दिखाया हमारा इंटरफेस है, और ये आई ट्रांजिट डिपेंडेंसी ये हमने लाजमी रखनी है ताकि जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने रखी हुई हैं हमारे प्रोजेक्ट में वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये हमारी रिपोजिटरी बनेगी, हमने बनाई नहीं है। ये जैसे ही हमने एग्रीगेट ऐड किया था मॉडल के साथ, उस वक्त हमारी रिपोजिटरी बिहाइंड द सीन जनरेट हो चुकी हुई थी, हमने यहाँ पर कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आई रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट रीड ओनली बनाना है, प्रॉपर्टी उसकी बनानी है जिसमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक आपका मॉडल, दूसरा आपके प्राइमरी की। वो आपने बना लेना है एक रीड ओनली वेरिएबल, और फिर उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने पास करना है। जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर में पास करोगे तो वो इनिशियलाइज हो चुका होगा, उसको जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आपका ये काम हो जाता है तो वो जितने में हमने इंटरफेसेस बनाए थे, उसमें मेथड बनाए थे, उनको मैं इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी से बता देता हूँ। क्रिएट के अंदर हम डीटीओ रिसीव करेंगे, ठीक है। अब डीटीओ रिसीव हुआ है लेकिन डीटीओ वापस तो डेटाबेस में नहीं जाना, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, उस डीटीओ को मैप करवाना पड़ेगा अपने मॉडल के साथ, क्योंकि मॉडल ही जाता है रिपोजिटरी के अंदर, डीटीओज नहीं जाते। जब ये यहाँ से मैपिंग हो गई है तो उस मैपिंग को आप क्लाइंट रिपोजिटरी के इंसर्ट एसिंक के अंदर आप ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं उसके उसमें भेजोगे, और भेजने के बाद अपना ओके ऑब्जेक्ट रिजल्ट यही आपको रिजल्ट वापस करवा देगा। तो ये आपका क्रिएट बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपके पास मैप वापस करना है, मैपर होना चाहिए, और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो बैड रिक्वेस्ट वापस भेज दे। डिलीट के केस के अंदर जो आइडिया पास करोगे और डिलीट का एसिंक उसका अवेलेबल है, वो करने के बाद उसको रिजल्ट वापस करवा दो, तो ये भी डिफ़ॉल्ट फंक्शनल डिफ़ॉल्ट उसका रिपोजिटरी हमें प्रोवाइड करती है, हमने तो कुछ नहीं बनाया इसमें। गेट बाय आईडी के अंदर आप आईडी प्रोवाइड करोगे, गेट एसिंक अवेलेबल है, गेट एसिंक लिस्ट भी है और गेट एसिंक सिंपल भी है। लिस्ट में लेगी और सिंपल में आपको एक आईडी के अगेंस्ट मिलेगा, और फिर जो ऑब्जेक्ट वापस आता है, यहाँ को मैपर की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट वापस कर रहे हो। गेट लिस्ट में जाते हैं तो गेट लिस्ट के अंदर जैसे मैंने अभी बताया था ये गेट है और ये गेट एसिंक है, तो इसमें जब आपके पास लिस्ट रिटर्न होगी तो उसको आप वापस करवाओ अपने स्वैगर को, और आपके पास आंसर आना शुरू हो जाएगा। अपडेट की बात करते हैं तो अपडेट के अंदर आपके पास जनाब फाइंड एसिंक है, आप वहाँ से फाइंड करो, फाइंड करने के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद फाइंड और गेट तकरीबन एक जैसा ही काम करते हैं, ठीक है। आप डाटा मिल जाता है तो उसके बाद उसको मैप करवाओ, और मैप करवाने के बाद उसकी अपडेशन भेजो, क्योंकि वो जो डाटा फाइंड हो गया उसको भी तो हमने चेंज करना है ना, कि जो हमने प्रोवाइड किया है वो वाला, तो उसके साथ मैपिंग होगी। मैपिंग होने के बाद हम अपडेशन भेजेंगे और फिर हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। मैं आपको क्विकली इसको रन करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्वैगर के ऊपर, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, और फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। तो ये पूरे का पूरा फुल फ्लैज मैंने आप लोगों को इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। वो लोग जिनको इससे पहले वाले सेशंस का नहीं अंदाज़ा, तो मेरे चैनल के ऊपर 4 सेशंस पड़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ तक पहुँचने के सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, तो आप उनको भी व्यू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूँगा, अगर किसी को ज़रूरत हो स्क्रैच से स्टार्ट करने के तो वो कर सकते हैं। तो ये जल्दी से ज़रा मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाए, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारे पास जो डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर हमारे पास क्या कुछ है। अगले सेशंस के अंदर कुछ नई चीज़ें मैं इसमें लेकर आऊँगा, जिसमें ऑडिट्स वगैरह हैं, लॉगिंग किस तरह काम करती है, और उसके बाद हम अगले सेशंस के अंदर मैं कुछ आप लोगों को कैशिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें किस तरह है, और कुछ एडवांस चीज़ें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ तक का हमारा चीज़ ये कवर हो गई हुई है कि हमने स्टार्ट से लेकर
अपने रिपॉजिटरी मॉडल माइग्रेशन और ये सारे काम किस तरह करने हैं। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो ये एक फुल फ्लैज गाइड है जिसके अंदर आप अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो, आपकी सारी एपीआईज रेडी हो सकती हैं। तो क्विकली ये रन होता है, तो मैं आपको इसकी गेट की एक एपीआई कॉल करके तो एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। और फिर टॉप ऑफ दैट और बहुत सी इसके अंदर जो है ना वो एडवांसमेंट में कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर बना के आप लोगों को और भी वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर दूँ मैं। तो थोड़ा वेट करते हैं जी, लेट्स सी। अच्छा जी, ये लोड हो जाए तो फिर मैं आपको एक गेट इसका दिखा के तो इसको फिर वाइंड अप करते हैं। Don't know if there is any breakpoint. नहीं, ब्रेक पॉइंट कोई नहीं लगा होगा। ये लोड हो गया है प्रोजेक्ट। सॉरी, इट टुक सम टाइम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसने लोड होने में टाइम लिया है। ये देखिएगा, ये मेरा क्लाइंट का वो सर्विस है जो मैंने आप लोगों को अभी सामने दिखाई। इसमें आप देख लो, पोस्ट, डिलीट, गेट, पुट, सब कुछ उसने ऑटोमेटिकली बना दिया है। फॉर एग्जांपल हम इसको हिट भेजते हैं, लोड, मैं इसको लिस्ट रिसीव करवाने के लिए इसको मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट। तो आप देखिएगा कि ये हमारे पास उसी तरह जो है ना वो रिक्वेस्ट वापस आ गई। और यहाँ पर जो गौरतलब बात है वही देखिएगा, कंकरेंट सिस्टम भी है और उसकी आईडी भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो जब भी आप कोई अपडेशन, ऐड और कुछ भी सॉरी अपडेशन और डिलीशन करोगे, तो स्पेशली अपडेशन के अंदर तो ये आप लोगों ने ज़रूर गौर करना है कि उसके साथ कंकरेंट सिस्टम जाने चाहिए। ठीक है गाइस जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।